नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फाउंडेशन बैच, और इस फाउंडेशन बैच में हम देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वे सारे टॉपिक जो किसी भी भर्ती परीक्षा विशेषतः आरएएस यूपीएससी में आपसे पूछे जा सकते हैं, और पूरे डिटेल में हम यहाँ पर इन टॉपिक्स को देखते हैं। और आज इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के विशेषताओं के संबंध में। हम देखेंगे हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पिछली क्लासेज में हमने भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान का विकास क्रम जो था उसका हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया था। तो आज अपने बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में। तो पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, आप इसको इस तरह से देखिएगा कि मान लीजिएगा आप कोई एक एलईडी लेने के लिए मार्केट में जाते हैं, है ना। तो एलईडी वाला आपको क्या बताता है, इसकी फीचर्स क्या क्या हैं। आप उससे पूछते हो इसमें क्या है, और फिर वो आपको उसकी फीचर्स बताता है कि इसकी 29 इंच की स्क्रीन है, इसमें ये रिमोट कंट्रोल होता है, इसके साथ में आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कैमरा है, जो भी उसकी सुविधाएं होती हैं वो सारी बताते हैं, यानी उसके अंदर क्या क्या है दोस्तों। तो वही हमें यहाँ देखना होगा कि भारतीय जो संविधान है उस संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं, वही इसकी फीचर्स होती हैं। यानी भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान में हमें क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं, भारतीय संविधान कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारा हमें यहाँ पर डिस्कस करना होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, मेंस के पर्पज से भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी प्री के अंदर भी आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिएगा शुरू करते हैं पहली विशेषता को। जो हमारी पहली विशेषता है वो ये कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। तो दोस्तों, हमारा जो भारत का संविधान है उसमें क्या बताया गया है, संविधान को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी हमारा प्रभुत्व ही है इसके ऊपर, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं है, जनता का प्रभुत्व यहाँ पर साबित होता है। दोस्तों, यहाँ इस बात को समझते हैं कि भारतीय जो संविधान है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता के द्वारा निर्मित किया गया है। तो भारतीय संविधान जो है वो भारतीय जनता के द्वारा निर्मित किया गया है। हालांकि जो अपने कह रहे हैं कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, जिसका तात्पर्य अपने लेंगे कि भारतीय जनता के द्वारा निर्मित है। और इसमें देखिएगा दोस्तों, इस संविधान के द्वारा जो अंतिम शक्ति है वो किसको दी गई है, भारतीय जनता को प्रदान की गई है। अब यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा निर्मित है, तो भारतीय जनता के द्वारा निर्मित है। दूसरी, भारतीय संविधान अंतिम शक्ति किसे प्रदान करता है दोस्तों, तो भारतीय जनता को प्रदान करता है। जैसा जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीजें हमारे समझ में आती हैं। प्रस्तावना में कहा क्या गया है दोस्तों, हम भारत के लोग, है ना, और फिर लास्ट में हम कहते हैं इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम भारत के लोग, और लास्ट में हमें क्या कर रहे हैं, इसको अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं, आत्मार्पित कर रहे हैं। यानी इस प्रकार से हम देखें तो भारतीय जनता ही इस संविधान की निर्माता है। भारतीय जनता ने ही स्वयं की इच्छा से इसे अंगीकार किया है, अधिनियमित किया है, आत्मार्पित किया है। इसे किसी अन्य सत्ता के द्वारा सौंपा नहीं गया है दोस्तों। तो यहाँ इसका तात्पर्य हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी इस संविधान को भारत की जनता ने स्वयं बनाया है, न कि किसी अन्य सत्ता के द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया है। जैसा कि ब्रिटेन का हमारे ऊपर साम्राज्य हुआ करता था, तो हमने संविधान यहाँ की जनता ने संविधान सभा के माध्यम से खुद बनाया है दोस्तों, न कि वो हमारे ऊपर कोई संविधान थोप गए थे। ये तात्पर्य हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान का, यानी हमारा संविधान हमने स्वयं बनाया है, भारत की जनता ने बनाया है, अन्य किसी सत्ता के द्वारा इसको सौंपा नहीं गया है या हमारे ऊपर थोपा नहीं गया है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके बाद में दूसरी विशेषता की बात करें तो भारतीय संविधान की अपनी एक प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की क्या है दोस्तों, एक प्रस्तावना है। और प्रस्तावना में क्या है दोस्तों, तो भारतीय संविधान के जो मौलिक उद्देश्य हैं, भारतीय संविधान को निर्मित करने के जो उद्देश्य थे, जो उसके लक्ष्य थे, उसको संविधान की प्रस्तावना में
दिखाया गया है। यानी अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखें तो हमें किन चीज़ों का पता चलता है। भारतीय संविधान के जो हमारे बनाने के मौलिक उद्देश्य थे, जो हमारे लोगों के लक्ष्य थे, जब जो हमारे लोग थे जो भारतीय संविधान को बना रहे थे उस समय उनके लक्ष्य क्या थे, वो सारा कुछ हमें प्रस्तावना में दृष्टिगत होता है दोस्तों। अब इसकी महत्ता इतनी है कि डॉक्टर के मुंशी जो है इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे राजनीतिक कुंडली के नाम से जानते हैं। और इसका इतना ज्यादा महत्व है कि इसके महत्व के कारण ही हम इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न जो आपसे बनता है कि प्रस्तावना में क्या क्या चीजें हैं, तो प्रस्तावना में मौलिक उद्देश्य है और इसमें लक्ष्यों का पता चलता है। दूसरी बात कि इसे राजनीतिक कुंडली किसने कहा, संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, तो डॉक्टर के मुंशी ने कहा है। संविधान की आत्मा भारत के संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो भारत की प्रस्तावना को कहा जाता है दोस्तों। तो प्रस्तावना की शुरुआत जो होती है वो होती है दोस्तों हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग से हमें ये पता चलता है कि भारतीय संविधान की जो हमारी अंतिम प्रभु सत्ता है वही भारतीय जनता में निहित है और यही हमारे संविधान की जो है प्रमुख विशेषता है दोस्तों। तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनते थे हमने उनको डिस्कस किया है। आगे अपने बढ़ते हैं तीसरी जो इसकी विशेषता है उसकी तरफ। तो तीसरी हमारी विशेषता है कि विश्व का सबसे विशाल संविधान है। दोस्तों विश्व का सबसे विशाल संविधान कौन सा है दोस्तों? हमारा ही है। जहां हम बात करें दोस्तों अमेरिका की, तो अमेरिका में तो मात्र क्या है 7 ही अनुच्छेद हैं। फिर हम बात करें दोस्तों कनाडा की, तो कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। यदि हम बात करें दक्षिणी अफ्रीका के संविधान के, साउथ अफ्रीका के संविधान के, तो उसमें 153 अनुच्छेद हैं। लेकिन अगर हम बात करें भारत के संविधान की, हमारे इंडिया के संविधान की, तो यहाँ पर हम देखते हैं मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और 5 इसमें परिशिष्ट हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो अनुच्छेद है वो कौन से संविधान में है? भारतीय संविधान में है दोस्तों। साथ ही साथ अब तक इसमें 104 बार संविधान संशोधन हो चुका है। जब आप पढ़ रहे होंगे तो इससे ज्यादा भी हो चुका होगा क्योंकि संविधान संशोधन अनवरत रूप से जारी है दोस्तों। इसके कारण भी जो है इसका रूप काफी स्वरूप जो है वो बहुत ज्यादा विशाल हो जाता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि भारतीय जो हमारा संविधान है वो कैसा है दोस्तों? वो संघात्मक है। कैसा है दोस्तों? भारतीय संविधान जो है वो संघात्मक है। भारतीय संविधान को हम संघात्मक संविधान कहते हैं। और यहाँ जो संविधान संघात्मक जो संविधान है इसमें संघ है एक तो और एक है हमारे पास में राज्य। इन दोनों के बीच में संबंध जो है उनका बहुत ज्यादा व्यापक हमारे संविधान में किया गया है दोस्तों। यहाँ तक कि संविधान का जो 1 अध्याय है उसमें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ही उल्लेख किया गया है जो कि बहुत सारे देशों के संविधान में तो है ही नहीं। और संविधान की इसी विशालता को देखते हुए ये कहा था हरि विष्णु कामत ने कि हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे विशाल संविधान है दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहली बात कि कितने हैं, कितना विशाल है, तो हम देख चुके हैं विश्व में सबसे विशाल है। दूसरी बात, क्योंकि हमने ये देखा ना कि सबसे ज्यादा अनुच्छेद है इसमें। दूसरी बात कि क्यों है, तो क्योंकि हमारे बीच में संघात्मक संविधान है। यहाँ संघ और राज्य के संबंधों का अलग अलग जो है विस्तृत रूप में व्याख्या की गई है दोस्तों, जैसा अन्य संविधानों में नहीं मिलता। जैसे कि हम नीति निर्देशक तत्वों का ही 1 अध्याय देखते हैं। तो इसी कारण हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे विशाल संविधान होने का गौरव हमारे संविधान को प्राप्त है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे अपनी बात करते हैं चौथी विशेषता की, जो है लिखित है और निर्मित है दोस्तों। हमारा जो संविधान है, पहली बात कि लिखित है यानी लिखा गया है। दूसरी बात कि ये देखिए निर्मित किया गया है, निर्मित है और लिपिबद्ध है दोस्तों। भारतीय जो संविधान है उसे संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया है और इसे लिपिबद्ध किया गया है दोस्तों। इसे बनाने में जो टाइम लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का इसमें कुल समय लगता है।
तो भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा दोस्तों? क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टाइम इसको बनाने में लगा था। हालांकि विस्तृत संविधान है, लेकिन विस्तृत होने के बावजूद भी परिस्थितियों और आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें संशोधन की व्यवस्था भी की गई है, यानी परिस्थितियों के अनुसार हम इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। और अब तक तो बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं और अनवरत रूप से आगे संशोधन होते भी जा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में अगली 5वें विशेषता की हम बात करें तो यहाँ पर जो हमने शासन व्यवस्था अपनाई गई है वो संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। और बहुत बार तो दोस्तों यही आपसे पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार की व्यवस्था को भारत में अपनाया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था को। अब थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है। तो डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में ही हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। संसदात्मक प्रणाली में शासन के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन एक निश्चित समय के बाद में तो होता ही है, इसके साथ साथ दिन प्रतिदिन भी होता रहता है। तो पहली बात हमने क्या कही, जहां संसदात्मक शासन प्रणाली होगी वहां पर शासन के जो उत्तरदायित्व हैं उनका मूल्यांकन होता रहता है। एक निश्चित टाइम के बाद में तो होता ही होता है, लेकिन साथ साथ प्रतिदिन दिन प्रतिदिन रोजाना जो है उसका मूल्यांकन चलता रहता है। नंबर 2 बात। इसके अलावा दोस्तों आगे हम इसको और डिस्कस करें तो इस प्रणाली में जो कार्यपालिका है, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कार्यपालिका है जो व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। हमने क्या कहा, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों? तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति पूरी की पूरी जो है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। अब इसमें जो राष्ट्रपति का पद होता है वो एक गरिमा का और एक प्रतिष्ठा का पद होता है। किसका पद होता है? देखो, गरिमा और प्रतिष्ठा का पद होता है, लेकिन उसकी जो स्थिति है वो संवैधानिक प्रधान की है दोस्तों। राष्ट्रपति का पद जितना गरिमापूर्ण है, जितना प्रतिष्ठित है, उसके साथ साथ वहां पर वो संवैधानिक प्रधान भी होता है। भारत के संविधान का प्रधान, या हम कहें कार्यपालिका का जो है संवैधानिक प्रधान कौन होता है, किसके नाम से सारे काम होते हैं, तो वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं दोस्तों। लेकिन वो नाम मात्र का होता है, वास्तविक जो शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग की जाती है। जहां संसदीय शासन होगा वहां पर एक जो है नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जैसे राष्ट्रपति होता है। दूसरा, वहां पर वास्तविक जो शक्तियां हैं वो वहां के मंत्रिमंडल के द्वारा ही प्रयोग में ली जाती है। संसद का विश्वास अगर नहीं रहे तो फिर मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होता है दोस्तों। और इस व्यवस्था के अंतर्गत, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री ही वास्तव में क्या करता है, मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया करता है दोस्तों। इस बात को समझिएगा एक बार दोबारा कि कार्यपालिका एक तो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी, यहाँ एक तो क्या होगी, नाम मात्र की कार्यपालिका होगी, जैसे राष्ट्रपति वो संवैधानिक प्रधान होगा, लेकिन वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग होगी। और मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो वास्तव में जो मुख्य शक्तियां हैं उनका उपयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को केवल केंद्र में ही नहीं, राज्यों में भी अपनाया गया है। जैसे केंद्र में होती है वैसे ही संसदीय व्यवस्था राज्य में भी है। और यहाँ देखिए, जैसे वहाँ हमारे संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वहीं राज्य के अंदर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो राज्यपाल यहाँ पर एक संवैधानिक प्रमुख का कार्य करता है। अगली विशेषता को हम देखें तो यहाँ बात करते हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के विषय में। यहाँ हमें संविधान के अंदर मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं दोस्तों। तो जो बात हमें याद रखनी है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकार जो है उनका वर्णन भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो यहाँ आपको याद रखना है मूल अधिकार कहाँ है, भाग 3 में है। 12 से 35 तक जो अनुच्छेद हैं वो उससे संबंधित है दोस्तों। अब यहाँ आपसे पूछा जाए कितने समय जो अधिकार दिए गए थे, तो हमें 7 मूल अधिकार दिए गए थे दोस्तों। कितने? 7, जिसमें समता का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, शोषण के विरुद्ध अधिकार था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार था और एक था संपत्ति का अधिकार। अब हुआ क्या, 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अब वो केवल एक कानूनी अधिकार बनकर के रह गया है। और अगर अब वर्तमान में पूछा जाए आपसे कितने मूल अधिकार हैं, तो 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रह गया है, बल्कि वो वास्तव में क्या रह गया है, अभी वो एक कानूनी अधिकार रह गया है दोस्तों।
अगर इन अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकारों का हनन होता है, तो जो नागरिक है, क्योंकि अधिकार किसके हैं, नागरिकों के मूल अधिकार हैं, तो नागरिक जो है वो किसी भी न्यायालय में जाकर के शरण ले सकता है दोस्तों। आगे अपने उसको डिटेल में भी पूरे अच्छे से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो अब इसके बाद में देखिएगा एक चीज और हमें याद रखनी होगी, यहाँ पर 86वां जो संविधान संशोधन था उसको याद रखना होगा। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर। अब इसमें क्या किया गया, संविधान संशोधन जो कि जुलाई 2009 में संसद के द्वारा पारित होता है। कब होता है दोस्तों, जुलाई 2009 में पारित होता है और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू होता है। अब इसमें क्या हुआ, शिक्षा जो थी, शिक्षा का जो अधिकार है, यानी प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार है, यहाँ लिख देता हूं मैं, प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार है उससे भी मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। और इसके लिए 21वें अनुच्छेद के अंदर एक 21 क नामक अनुच्छेद जोड़ा गया है दोस्तों, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए दोस्तों। तो ये हमें याद रखना है, नंबर 1 बात। दूसरी बात जो हमें यहाँ पर याद रखनी है कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य भी निर्धारित किए गए थे दोस्तों। कितने निर्धारित किए गए थे याद रखना, आगे हम इनको डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। सभी को 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए थे जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व माना गया है। इसके द्वारा हम ये अपेक्षा करते हैं कि संविधान का पालन किया जाएगा, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा की जाएगी, भाईचारे की भावना रखी जाएगी, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा की जाएगी। ये सारे के सारे जो हैं हमारे मौलिक कर्तव्य में आते हैं। अब एक हमें याद रखना है, अप्रैल 2010 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 11वां मूल कर्तव्य भी शामिल किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना भी अभिभावकों का कर्तव्य है। अभिभावकों का कर्तव्य है, ये इसमें जोड़ा गया है। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं दोस्तों, 11। और मूल अधिकार अगर आपसे पूछे जाए तो कितने हैं, 6 मूल अधिकार हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम 7वीं विशेषता के विषय में। 7वीं हमारी विशेषता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब देखिएगा कहाँ से लिए हमने, सबसे पहली बात आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर के हमने संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया है दोस्तों। तो पहली बात कहाँ से लिया है हमने, आयरलैंड के संविधान से। दूसरी बात कहाँ है, कौन से भाग में है, तो भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कहाँ किया गया है, भाग 4 में किया गया है। कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। अब ये है क्या दोस्तों, इनको समझ लीजिएगा। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये ऐसे विचार हैं जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। यानी जो भविष्य में सरकारी बनेगी वो आगे क्या काम करेंगे, उनकी भूमिका क्या है, वो बताने का कार्य करती है, एक गाइडलाइन आपको देने का कार्य करते हैं। हालांकि इनके जो है प्रवर्तन के लिए, क्रियान्वयन के लिए किसी भी सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता, नहीं इनको कोर्ट ले जाया जा सकता है, यानी ये वाद योग्य नहीं है। अब देखिएगा, हालांकि लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, तो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक होने के कारण किसी भी सरकार के द्वारा इसकी उपेक्षा संभव नहीं है, उसकी उपेक्षा की अपने सोच नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये समझ लेना है वाद योग्य नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है, आयरलैंड से आए थे, भाग 4 में जोड़े गए हैं। ये राज्य के ऐसे विचार हैं जो भविष्य में सरकार के पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं दोस्तों। हालांकि इनको मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य होने के कारण इनकी उपेक्षा की अपेक्षा भी अपने नहीं करते हैं। फिर हमारे पास में आता है समाजवादी राज्य। अगली जो हमारी यहाँ की विशेषता है समाजवादी। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया है दोस्तों। कैसा घोषित किया गया है, समाजवादी, यानी यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, अपने सोशलिस्ट,
स्टेट की बात कर रहे हैं। कौन सा स्टेट है हमारा? सोशलिस्ट स्टेट है। पीछे हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के विषय में बात कर ली है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के विषय में बात कर ली है। यहाँ अपने समाजवादी राज्य यानी कि सोशलिस्ट स्टेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो है 42वां हमारा संविधान संशोधन हुआ, तो उसके द्वारा समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया दोस्तों। हालांकि मूल संविधान में हमारे पास में ये शब्द नहीं था, लेकिन ये भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नई दिशा देता है, उसके लिए एक नई भावना को जोड़ने के लिए इसमें ये शामिल किया गया है दोस्तों। तो समाजवादी जो है गांधीवादी समाजवाद की यहाँ पर अपनी बात करते हैं दोस्तों, साम्यवाद की अपनी यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें सारे समाज को लाभ हो, जो निम्न वर्ग है उसका भी कल्याण हो, वो सारी बातें यहाँ पर आती हैं। 9वां जो हमारा इसकी विशेषता है वो है पंथ निरपेक्ष राज्य। तो दोस्तों हमारा जो स्टेट है, जो हमारा भारत है, वो कैसा है? पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसको अपने दो प्रकार से समझ सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में। तो दोस्तों पहले तो हम देखें कि भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं है, राज्य धर्म नहीं है, भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है, यानी हमारा संविधान किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करता है। दूसरी बात, सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट अपने इसके देख सकते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य यानी कि हम जिसकी रोजाना हम जिसको सुनते हैं दोस्तों, सेकुलर। कैसा स्टेट है हमारा? संविधान के अंतर्गत भारत कैसा है? सेकुलर स्टेट है, यानी कि पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष यानी ये क्या करता है? किसी भी धर्म के साथ में कोई भेदभाव नहीं करता है। यहाँ समझिएगा, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है उसके अनुसार धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आप जो चाहें वो धर्म मान सकते हैं। धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता है। राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है, किसी धर्म को हमने अधिकृत नहीं किया है। लेकिन हमने ये भी देखना है कि यूरोपीय मॉडल जहाँ राज्य और धर्म को अलग अलग रखता है, राज्य और धर्म को बिल्कुल अलग रखता है, ऐसा भी नहीं है। संविधान यहाँ राज्य को अधिकृत करता है कि अगर कोई धर्म से जुड़ी आपको कुरीति मिलती है जिससे समाज का नुकसान हो रहा हो, तो उसका जो है निराकरण करने के लिए धार्मिक मामलों में मूल्य आधारित हस्तक्षेप करता है दोस्तों। यूरोपियन मॉडल में ऐसा नहीं होता, राज्य राज्य है, धर्म धर्म है, दोनों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन यहाँ हस्तक्षेप है, लेकिन कुरीतियों के निराकरण के लिए मूल्य आधारित हस्तक्षेप किया जा सकता है दोस्तों। इसे राजनीति शास्त्री राजीव भार्गव जो है वो धर्मनिरपेक्षता का उसूली फासले का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं वयस्क मताधिकार के विषय में दोस्तों। किसके विषय में बात करते हैं? वयस्क मताधिकार के विषय में। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या हुआ? 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को जो है समान रूप से मताधिकार प्रदान किया गया है। हालांकि जो हमारा मूल संविधान था उसमें 21 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ और 21 से घटा करके कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष आयु कर दी गई है। यानी 18 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई भी व्यक्ति है, 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई भी व्यक्ति है, वो वोट डालने का अधिकार रखता है, अपनी लोकप्रिय सरकार चुनने का अधिकार रखता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं 11वीं इसकी विशेषता की। तो ये अपने आप में एक विलक्षण दस्तावेज है दोस्तों। जो हमारे संविधान निर्माता थे उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी दूरदर्शिता का ही ये एक प्रमाण है। देखिएगा उन्होंने किस तरह से संविधान में जनता के द्वारा मान्य जो आधारभूत मूल्य थे, जो सर्वोच्च आकांक्षाएं थी, उन सभी को स्थान दिया गया था इसके द्वारा। हमारा संविधान सच में एक विलक्षण दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की अगर हमने बात करें तो उसमें भी प्रतिमान के रूप में हमारे देश के संविधान को काम में लिया गया है दोस्तों। तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि ये अपने आप में विलक्षण है, क्योंकि ये हमारे उस समय के संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिणाम था। जो आज भी जो चीज़ें आज आ रही हैं उनका भी आपको जवाब हमारे संविधान में देखने को मिलता है। फिर आगे हम बात करते हैं 12वीं विशेषता की। एकात्मक और संघात्मक तत्वों का ये एक अद्भुत संयोग माना जाता है। भारत एक संघात्मक राज्य है। कैसा है? संघात्मक राज्य है, लेकिन यहाँ पर संघ शब्द के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी स्टेट की एक यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना होगा। और
हमारे संविधान के पहले अनुच्छेद में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, और जिसे प्रचलन में हम राज्यों का संघ कहते हैं, है ना। वैसे कहा क्या गया है, कहा तो ये गया है भारत राज्यों का एकक होगा, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं राज्यों का संघ होगा। दोस्तों, राज्यों का संघ है, और ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि सारा मिलकर के एक मेजोरिटी का काम करता है। दोस्तों, संविधान बनाने वाले जो हमारे निर्माता थे, उनकी आकांक्षा थी ऐसा संविधान बनाए जिसमें केंद्र सरकार भारत की एकता को बनाए रखे और राज्यों को भी स्वतंत्रता मिले। यानी ये दोनों चीजें इसमें चाहते थे कि राज्यों को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और जो भारत की एकता है यानी वो राज्य आपस में मिले हुए भी रहें। इसलिए यहाँ पर संघात्मक और एकात्मक दोनों तत्वों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, दोनों चीजें इसमें शामिल की गई है। दोस्तों, तो संविधान के हमारे ऐसे अनेक प्रावधान हैं जो केंद्र को राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, यानी केंद्र को ज्यादा पावर देने वाले बहुत सारे अनुच्छेद हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जैसे हम कहें अति महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में ही शामिल किया गया है, रक्षा वगैरह जो है मूल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें संघ सूची में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची के अंदर केंद्र के निर्णयों को प्राथमिकता दी गई है। समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं ना, और अवशिष्ट शक्तियां तो केंद्र के पास में ही रखती है, यानी केंद्र अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग भी करता है और संघ सूची का प्रयोग भी करता है, और समवर्ती सूची में भी उसके निर्णय को प्राथमिकता दी जाती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो सारी प्राथमिकताएं जो है वो केंद्र के पास में ही आती है। इनके अलावा आपने देखा होगा आपातकाल जब होता है तो केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण हो जाता है। एक हरी नागरिकता है यहाँ पर, अखिल भारतीय सेवाएं, है ना, IAS और IPS जो हैं वो भी हैं इसमें। संसद को राज्यों के पुनर्गठन पर अधिकार दिया गया है। देखिएगा केंद्र के पास में अधिकार है राज्यों के पुनर्गठन का, यानी उसके 1 के 2 बनाने हैं, 2 का 1 बनाना है, इधर उधर करना है, वो सारा। राष्ट्रपति, देखिएगा राज्य का प्रमुख कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, केंद्र के द्वारा होती है ना। राज्य की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता भी है, और अभी GST में तो थोड़ी सी और ज्यादा हो गई है ना। राज्य अपना अलग कोई संविधान भी नहीं रखते हैं। राज्यों का कोई संविधान होता है क्या? नहीं, हम सभी एक भारत के संविधान को ही मानते हैं। वही संविधान केंद्र पर जो है लागू होता है, वही स्टेट पर भी लागू होता है। दोस्तों, तो इस प्रकार से एकात्मक और संघात्मक दोनों तत्वों के लक्षण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर हम देखें यहाँ पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। भारतीय संविधान हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी देती है। दोस्तों, संविधान की सर्वोच्चता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता प्रजातंत्र की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा, जनता के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, और भारतीय संविधान में इसके लिए कई प्रकार की संवैधानिक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। यानी संविधान की जो सर्वोच्चता है, सर्वोच्चता प्रजातंत्र की रक्षा, जनता के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है, उसके लिए बहुत सारी हमारे यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उन्हें संसद में महाभियोग के द्वारा हटाया भी जा सकता है। कार्यपालिका के आदेश तथा व्यवस्थापिका के कानून यदि संविधान का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित भी कर सकते हैं। अब देखिएगा, देखने में ये लगेगा कि जो हमारे न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, वैसे तो स्वतंत्र है बिल्कुल, लेकिन उनको हटाने का प्रावधान किसमें किया गया है? उसको संसद जो चाहे तो उसे महाभियोग लगा करके हटा सकती है। लेकिन देखिएगा, इसको इस तरह से समझिएगा कि कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास में है? संसद के पास में है। संसद ने कोई कानून बनाया तो उसका पुनरावलोकन कौन कर सकता है? उसका पुनरावलोकन न्यायपालिका कर सकती है। उसमें कोई कमी हो तो उसे रद्द घोषित कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है, पूरे को, उसके किसी भाग को। दोस्तों, अब नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है तो भी जो है न्यायपालिका के पास में बहुत सारे अधिकार हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पुनरावलोकन भी किया जा सकता है ना। उसके अंदर 5 प्रकार की रिट भी मिलती है। दोस्तों, तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए भी इसके पास में है। तो न्यायिक स्वतंत्रता उसको प्राप्त हो सके, इसके लिए ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो हैं हमारे यहाँ पर की गई है। क्योंकि राष्ट्रपति जो है अपने आप में वैसे स्वतंत्र होता है ना, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगर उन्हें हटाना है तो संसद के द्वारा एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग की तरह की एक
प्रक्रिया होती है। हालांकि महाभियोग जो शब्द है वो केवल राष्ट्रपति के लिए ही काम में आता है। तो थोड़ा टिपिकल है, यानी कहीं ना कहीं हमने न्यायपालिका को क्या रखा है, बाकी चीजों से स्वतंत्र रखा हुआ है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगली विशेषता हम देखें तो यहाँ कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। अभी यहाँ कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण का तात्पर्य ये लेंगे कि हमारा जो संविधान है ना, उसमें जो परिवर्तन किए जा सकते हैं, संशोधन किए जा सकते हैं, तो कुछ के अंदर तो हमारे जो संशोधन के नियम बहुत कठोर हैं, कुछ संशोधन के नियम जो है जो हमने बहुत ही लचीले रखे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसको जो है कठोर और लचीलेपन का एक मिश्रण मान के चलते हैं। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का एक अनोखा मिश्रण है। संविधान संशोधन के लिए भारतीय संविधान में 368 नंबर अनुच्छेद दिया गया है। संशोधन व्यवस्था कुछ भागों में तो क्या है, कठोर है, और कुछ में लचीली रखी गई है दोस्तों। कठोरता का जो समावेश आया है वो यूएसए से है, और लचीलेपन का जो समावेश है वो हमने कहाँ से लिया है दोस्तों, वो हमने ब्रिटेन से लिया है दोस्तों। अगर हम इसको समझना चाहें तो भारतीय संविधान में संशोधन की कुल 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 प्रकार से संशोधन होता है। नंबर 1 तो देखिएगा, संविधान के कुछ भागों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। हालांकि आगे इसको अपने पूरा डिटेल में भी समझेंगे दोस्तों। एक बार ओवरव्यू अपने यहाँ पर ले लेते हैं कि संविधान के कुछ भागों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिएगा कोई मामला राज्यों के पुनर्गठन का है, राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का है, केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाने का है, संसद सदस्यों का वेतन है, ये सारे जो है जो साधारण बहुमत से हो जाते हैं। दूसरा हम लें कि कुछ विशेष विषयों में संसद जो है संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत, दोनों सदनों का क्या चाहिए, पूर्ण बहुमत हमें चाहिए। तो पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है। पूर्ण बहुमत के साथ साथ 2/3 बहुमत भी आवश्यक होता है, और 2/3 के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों का हमें समर्थन भी चाहिए होता है। ये भी प्रावधान हमारे यहाँ पर किया गया है तीसरे के रूप में, है ना। तो पहला तो साधारण बहुमत है। दूसरे में हमने क्या देखा कि कुछ विषयों में संशोधन के लिए दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 हमें चाहिए। 2 बात। तीसरी बात हमने यहाँ पर जो की है वो तीसरी बात ये है कि कुछ विषयों के लिए दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि उपस्थित और कुल का 2/3 तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन भी हमें चाहिए। तो 3 प्रकार से किया जा सकता है। जैसे तीसरे की हम बात करें तो राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति है, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है, उसके लिए जो है एक जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे जीएसटी था तो उसमें राज्यों का समर्थन लिया गया। तो 3 प्रकार से समावेश हमें यहाँ पर जो है संविधान में संशोधन का मिलता है। साधारण जितने आए हुए हैं उनके बहुमत से हमने देखिए साधारण बहुमत के द्वारा पारित कर दिया। विशेष बहुमत यानी दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत, जिसमें बहुमत है लेकिन उपस्थित का हमें 2/3 भी चाहिए होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से 3 प्रकार हैं जहां हमें कठोरता का समावेश भी देखने को मिलता है और लचीलेपन का समावेश भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता का एक अनोखा समन्वय है। यानी जहां जो न्यायपालिका है वो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का पुनरावलोकन कर सकती है, उन्हें कैंसिल कर सकती है, वहीं संसद की भी अपनी एक संप्रभुता है, क्योंकि कानून कौन बना सकता है, वही बना सकती है दोस्तों। तो हमारे संविधान में संसद को सर्वोच्च बनाया गया है, साथ ही साथ उसको नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी हमारे द्वारा दिया गया है। क्योंकि हमने क्या किया है दोस्तों, भारतीय संविधान जो है न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता के एक मध्य मार्ग को अपना रहा है यहाँ पर। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के उन आदेशों और संसद के द्वारा निर्मित विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान की भावना के अनुरूप न बनाई गई हो दोस्तों, है ना। अब देखिए कानून, संविधान का संरक्षक कौन है, न्यायालय है, लेकिन संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, वो संसद कर सकती है। संसद अगर कुछ गलत करती है तो न्यायिक पुनरावलोकन होता है, इसके द्वारा न्यायालय जो है उसको रद्द भी कर सकता है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन इन दोनों के बीच में यहाँ पर स्थापित किया गया है। संसद की भी संप्रभुता है, यानी वो भी अपने कानून बना सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन की भी अपनी एक स्वतंत्रता है। दोनों के बीच में बहुत ही शानदार समन्वय हमारे भारत के संविधान में देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं अगले उपबंध की,
तो वो है आपातकालीन उपबंध। ये भी हमारे संविधान में उपलब्ध करवाए गए हैं। आपातकाल की बात करें तो भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। 352 अनुच्छेद कहता है बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध की स्थिति में, और अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में कोई संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 360 के अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर देश में किसी भाग में आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो आपातकाल कहाँ है? 352, 356 और 360 याद रखना है। 352 जो है बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इमरजेंसी लगाता है। 356 तो लगता ही रहता है, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया तो वहां पर लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन होता है जिसका वास्तविक तात्पर्य राज्यपाल शासन से होता है। 360 वित्तीय संकट से संबंधित होता है। अब यहाँ एक चीज और समझ लेते हैं, एक और विशेषता भारतीय संविधान की हम देखें तो वो है इकहरी नागरिकता, यानी इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। जैसा कि संघात्मक शासन की व्यवस्था तो भारतीय संविधान में की गई है, और सामान्यतः होता क्या है, जहां पर संघ राज्य हैं, जैसे यूएसए की बात करें तो वहां पर नागरिकों को दोहरी नागरिकता मिलती है। दोहरी नागरिकता उनको प्राप्त होती है, एक नागरिकता तो संघ की और दूसरी उस स्टेट की, दो प्रकार की नागरिकताएं मिलती है। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं का विचार था कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक हो सकती है, इसलिए संविधान निर्माताओं के द्वारा संघ राज्य की स्थापना की गई और एक ही नागरिकता दी गई है, यानी इकहरी नागरिकता, हमें एक ही नागरिकता लेनी होती है, वही राज्य की है, वही संघ की है दोस्तों। हालांकि जो संघ शासन जहां होगा, संघात्मक शासन जहां होगा, वहां पर दोनों प्रकार की नागरिकताओं का प्रावधान किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और आदर्श, ये भी हमारे संविधान की बहुत ही खूबसूरत विशेषता है दोस्तों। संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श जो है वो निश्चित किया गया है दोस्तों। इसके लिए देखिए केंद्र और राज्य सरकारें नागरिकों को पौष्टिक आहार है, आवास है, वस्त्र है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगी। जहां तक कोशिश हो सके आर्थिक समानता की स्थापना की भी बात करेंगी दोस्तों। तो इसके लिए सरकारें प्रयत्नशील भी हैं और इसके लिए नियोजन के सिद्धांत को अपनाया जाता है, जिसे अपने आर्थिक नियोजन के रूप में भी देखते हैं। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग जो है उनके कल्याण की व्यवस्था भी हमारा भारतीय संविधान करता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक और भाषाई सांस्कृतिक हितों की रक्षा की व्यवस्था भी की गई है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों संविधान जो है अनुसूचित जातियों और जनजातीय क्षेत्रों के नागरिकों को सेवाओं, संसद, विधानसभाओं और अन्य क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार के संरक्षण को भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 330 और 332 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति जो है उनको लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। तो दोस्तों हम तो यही पढ़ रहे हैं ना कि भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें हैं, वही उसकी सारी की सारी विशेषताएं होंगी, वही उसके फीचर्स होंगे दोस्तों। एक और देख लेते हैं विशेषता। भारत क्या है दोस्तों? विश्व शांति का समर्थक माना जाता है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को भारत अपनाता है और इसी के साथ साथ विश्व शांति का समर्थन भी करता है, जैसा हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आपको पढ़ने को भी मिल जाएगा। अनुच्छेद 51 को अगर हम देखें तो 51 अनुच्छेद कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखेगा, सुरक्षा को बनाए रखेगा, विभिन्न राष्ट्रों के बीच में न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करेगा। भारत न तो किसी देश की आंतरिक सीमा के अंदर जो है आंतरिक मामलों के अंदर हस्तक्षेप करेगा और न ही करने को बर्दाश्त करेगा, दोनों ही बात नहीं करेगा, न तो किसी को हस्तक्षेप करने देगा और न ही कहीं पर हस्तक्षेप करेगा दोस्तों। तो भारत सरकार जो है इसी भावना के अनुरूप पंचशील और गुटनिरपेक्षता की नीति को भी अपना चुकी है, जैसा हमें थोड़ा विदित भी होगा कि पंचशील सिद्धांत भी जो है अपनाए गए हैं, गुटनिरपेक्षता की भी बात भारत सरकार करती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं, काफ़ी हमने अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है और लगभग ये आपका टॉपिक पूरा हो गया है। भारतीय संविधान की सभी विशेषताओं को हमने अच्छे से पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से इसे पढ़ा होगा, सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इसकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर
जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।